नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 29 जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर क्लास। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। ये वर्ष आपके लिए खूब खुशियां लेकर आए। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी सफल हों अपने जीवन में। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि परिश्रम मेहनत आप ही को करना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। मैंने पहले भी कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथी ना ही सुप्ता सिंगस प्रविशन्ति मुखे मृगा। ठीक है, जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग खुद प्रवेश नहीं करता है, उसे अपने भोजन के लिए उठना पड़ता है, मृग को मारना पड़ता है, तभी उसका पेट भरेगा। सोते हुए उसके मुंह में हिरण नहीं चला जाएगा। उसी प्रकार सफलता खुद नहीं आ जाएगी। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, समय आने पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। आप जिसको भी अपना ईष्ट मानते हो, जिसकी भी प्रार्थना आप करते हो, जिससे भी अपने दुख सुख को बांटते हो, जिस भी ईश्वर से, आप हमेशा उन पर विश्वास रखिए। माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे, ये हमेशा याद रखिएगा क्लास। ठीक है, ऐश्वर्या मैम की बात पर यकीन रखिएगा। मैं हमेशा यही अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ कि आप खुद पर भरोसा करिए। और खुद पर भरोसा करना कभी भी अहंकार नहीं होता, इस चीज़ को जान लीजिए। मैं आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ। और उसके बाद ईश्वर पर सब छोड़िए, समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना याद रखिए, ये विश्वास, ये अंधविश्वास नहीं। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत से सफलता मिलती है। मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ तो मुझे आज अपनी दादी की याद आई। मैं अपनी दादी को अम्मा बुलाती थी। तो मेरी दादी ना पूजा बहुत करती थी। तो जब भी मैं स्कूल जाती थी तो उनका पैर छू के जाती थी। और वो हमेशा मुझे एक ही आशीर्वाद देती थी कि माता सरस्वती तुम्हारे परिश्रम को सफल करे। तो मैं अपनी दादी से हमेशा कहती थी कि अम्मा आप क्यों परिश्रम को सफल करे कहती हैं, आप मुझे आशीर्वाद दिया करिए कि माता सरस्वती तुमको सफल करे। तो उस समय मैं जीवन के उस मोड़ में थी जब मुझे परिश्रम, मेहनत और कर्म का महत्व नहीं पता था। मुझे लगता था मुझे ऐसे ही सफलता मिल जाए बिना कुछ किए। लेकिन आज जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको समझ में आता है कि मेहनत, परिश्रम, ठीक है, और कर्म कितना जरूरी है। और हमारे सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सब चीजों का होता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा बचपना था कि मैं अपनी अम्मा से कहती थी कि अम्मा ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन अब लगता है कि दादी जो आशीर्वाद देती थी कि माता सरस्वती तुम्हारे परिश्रम को सफल करे, तो उसका भी एक अर्थ था। दादी को कर्म का महत्व पता था। ठीक है, तो हमेशा कर्म करिए, ये मैं आपसे कहूंगी। दुखी होने से, चद्दर तान के, मुंह ढक के सो जाने से कुछ भी नहीं होता। निराश मत होइए। हाँ, आशा निराशा दोनों जीवन में बनी रहती है, लेकिन प्रयास किया करिए कि जीवन में आशा ज्यादा हो, निराशा कम हो। ठीक है, तब आप अपने जीवन को मुस्कुराते हुए व्यतीत कर पाएंगे। कठिनाइयां सबके जीवन में हैं, तो तुलना अपने जीवन की किसी दूसरे के जीवन से कभी मत करिए क्लास। हर वर्ष आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना, आपको खुद से बेहतर बनना है। अपना बेटर वर्जन खुद को दीजिए। जब भी उस मिरर के सामने खड़े होइए तो लगे आपको कि हाँ, आज मैंने कुछ पढ़ाई की है, आज मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आज मुझे लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स के और करीब हूँ, मेंस के और करीब हूँ। ठीक है, इंटरव्यू में मैं ये साड़ी पहन के जाऊंगा, ये सूट पहन के जाऊंगा। सोचिए और पढ़िए। बस कुछ समय खुद को दीजिए। समाज से अलग होना पड़ेगा आपको थोड़े दिन के लिए, फिर जब सफल हो जाइए, ठीक है, तो फिर उसी समाज को के प्रति जो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, उसको भी करिए। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। हो सकता है बोलने में कुछ गलत भी कभी कभी बोल देती हूँ। कुछ मेरे विद्यार्थियों को नहीं भी पसंद आता हो कि मैम ये क्या बता रही हैं आप। ठीक है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने पे भरोसा रखिए और खूब पढ़िए, मेहनत करिए। जब समय आपको ईश्वर ने दिया है तो समय का सदुपयोग करिए। जो निराशा जीवन में है उसको साइड में रख के
थोड़ा सा जीवन में सकारात्मक सोचिए और आगे बढ़िए। जीवन में सब बहुत अच्छा होगा, मुस्कुराते रहिए। और इसी मुस्कुराहट के साथ पहले प्रश्न को देखते हैं नए साल के। नए साल का पहला प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं कभी भी आप लोगों का, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को बताती हूं। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? नेशनल इनकम की बात यहाँ पर की गई है, राष्ट्रीय आय की बात की गई है। हिंदी इंग्लिश किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैं दोनों में ट्रांसलेट करके आपको समझाते हुए चलूंगी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात की गई है, नेशनल इनकम के अनुमान तैयार करने वाली संस्था कौन सी है। अब एक चीज याद रखिएगा, 2019 के पहले जब ये प्रश्न पूछा जाता था, मैं जो चीज बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 2019 के पहले जब ये प्रश्न पूछा जाता था तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा पुस्तकों में CSO, ठीक है, CSO इसका सही उत्तर मिलेगा। लेकिन 2019 में कुछ हुआ। 2019 में क्या हुआ, प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा। 2019 में CSO को और NSSO को मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया जिसका की नाम था NSO, ठीक है। तो अब अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न बनता है कि नेशनल इनकम का अनुमान या तैयारी कौन करता है, कौन संस्था, ठीक है, तो यहां पर आप सही उत्तर क्या मार्क करेंगे, NSO, ठीक है। 2019 के पहले जब पेपर्स में यह प्रश्न पूछा जाता था उस समय आपका सही उत्तर CSO होता था। यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। देखो CSO की जब मैं बात कर रही हूं यहां पर, तो ये सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस हुआ करता था, जिनका कि मेन पर्पस क्या होता था कि जो भी आपके नेशनल अकाउंट्स थी, ठीक है, कंपाइल करना नेशनल अकाउंट्स को, जिसमें GDP, ठीक है, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों को कैलकुलेट करना, पूरा जो भी स्टैटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, ये CSO का काम होता था, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। तो जब 2019 के पहले पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता था कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो आप लोग उत्तर लगाते थे CSO, ठीक है। इसी तरीके से एक और संस्था थी NSSO, ठीक है, इसका नाम क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है, सैंपल सर्वे ऑफिस। NSSO जो थी वो सैंपल कलेक्ट करती थी, सर्वे कंडक्ट कराती थी जो कि सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड थी, जैसे कि गरीबी से रिलेटेड आंकड़े, पॉवर्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करती थी, सर्वे करती थी, सैंपल इकट्ठा करती थी। लेकिन 2019 की जब हम बात करते हैं, मई 2019 में CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों सेपरेट जो बॉडीज थी, इन दोनों को मर्ज करके एक नई बॉडी फॉर्म की गई जिसका कि क्या नाम रखा गया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO, ठीक है। अब इन दोनों का जो काम था वो कौन करता है, NSO करती है, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। तो अब अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बनता है कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है और नीचे दिया रहता है NSO, एक ऐसे याद रखना, तो आप NSO पे टिक लगाएंगे। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन में CSO दिया रहेगा, NSO दिया रहेगा, NSSO दिया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये याद रखिएगा, CSO और NSSO जो मर्ज होकर 2019 में क्या फॉर्म हो गई, एक नई बॉडी जिसका कि नाम क्या था, NSO था, और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो अभी देखो प्रश्न के फॉर्म में देखो। अब देखो ये एक प्रश्न दिया है, CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो CSO जो था वो आपके उसी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है जिस मंत्रालय के अंतर्गत आपका NSO काम करता है, ठीक है, क्योंकि आप CSO को मर्ज कर दिया गया है NSO में। तो NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो याद रखिएगा ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। क्लियर, यहां पर देखना हो तो देख भी लो। NSO अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज द official agency responsible for estimating and publishing India's national income like GDP, NNI,
यूजिंग मेथड्स सच एज द वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोचेस। डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं ना टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं ये भी पढ़ा दूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बस आज की क्लास का स्टार्टिंग का 20 मिनट मुझे दीजिए, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। अब देखो, 2019 में सीएसओ का विलय किस संस्था में कर दिया गया था? तो मैंने आपको बताया कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके इनका विलय किस में कर दिया गया था? एनएसओ में कर दिया गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, कुछ प्रश्न बताऊंगी। उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पे मैं लिख रही हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद जिसकी हम बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, टेरिटरीज, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं क्लास, इसको सही लिख दूं, नहीं तो आप लोग भी गलत ही लिख देंगे। टेरिटरी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी, इस पर फोकस कीजिए। डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? देखिए, जीडीपी में जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहां पर जो भी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जो कि एक साल के अंतर्गत, यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, एक वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, प्रोड्यूस होती है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब दो शब्दों में आपको अंतर समझना है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी, एक पॉलिटिकल टेरिटरी। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का मैप दिखाइए मुझे, तो आप भारत का मैप दिखा देंगे एटलस पे, ठीक है? कह दोगे मैम ये देखो, ये भारत का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो ये भारत की पॉलिटिकल टेरिटरी हो गई। मैंने कहा वेरी गुड। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी में याद रखिएगा कि आपके भारत की एम्बेसीज भी आती हैं। अगर भारत की कोई एम्बेसी है पाकिस्तान में या फिर यूएस में, वो आपको पता है कि वो पाकिस्तान में और यूएस में है, लेकिन उस भारत एम्बेसी में जो पाकिस्तान में है, वहां पर कौन गवर्न कर रहा है, किसका रूल चल रहा है? भारत सरकार का। तो वो भारत की जीडीपी में इंक्लूडेड होगी। भारत की एक एम्बेसी यूएस में है, तो भले वो यूएस की भूमि पे है, यूएस लैंड पे है, लेकिन वहां पर किसका शासन चला, कौन गवर्न कर रहा है? भारत सरकार गवर्न कर रही है, तो वो जीडीपी में होगा। यहां से एक एरोप्लेन उड़ी, भारत की कोई एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन कोई उड़ी, ठीक है, आसमान में। अब ये आसमान में है, अब हो सकता है वो भारत के ऊपर से दूसरे देश में घुस गई हो, दूसरे देश में जहां उसको जाना वहां जा रही हो, लेकिन वहां पर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी, जो भी, वो भारत के जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वहां पर किसका शासन चल रहा है, कौन वहां पर रूल कर रहा है? अगर हम कहें तो भारत सरकार गवर्न कर रही है। इसी तरीके से कोई ऑयल टैंकर है, वो हो सकता है कहीं अरेबियन सी या कहीं दूर कहीं पर पहुंच गया हो, लेकिन वो अगर वॉर टैंक है तो वहां पर वो किसका ऑर्डर फॉलो करेगा? भारत सरकार का, तो वो भी भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हो जीडीपी की, तो उसमें लिखा रहता है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? तो उसे हम जीडीपी का हिस्सा कहते हैं। हम कहते हैं वो सारी वैल्यूज उस फाइनल गुड और सर्विस की
जीडीपी का पार्ट होता है विद इन अ कंट्री। लेकिन विद इन अ कंट्री नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी मिलेगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी में डिफरेंस यही होता है कि जब हम पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करते हैं तो हमने भारत का नक्शा खींच दिया और इस नक्शे के बाहर अगर दूसरे बॉर्डर को आप क्रॉस करोगे तो आप दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे, यही तो होता है। तो जैसे ही आप दूसरे कंट्री में पहुंचोगे तो वहां पर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही हो तो वो भारत के जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल टेरिटरी। लेकिन जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तो ये जो फिजिकल बॉर्डर है उसको तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे एम्बेसीज या एयरक्राफ्ट या वॉर टैंक भी हो सकता है विदेशी भूमि पर खड़े हों, लेकिन वहां पर गवर्न भारत सरकार कर रही हो और वहां पर जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगी, जैसे सैलरी दिया जा रहा होगा या कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर हो रहा होगा, तो वो जीडीपी का हिस्सा होगी। ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीजों पर हमेशा फोकस करिए क्लास। जब भी आप सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, जीडीपी में हम फाइनल गुड एंड सर्विसेज की बात करते हैं, फाइनल गुड एंड सर्विसेज की। तो हो सकता है कभी आपके दिमाग में आए कि मैम मैंने ये जो गाड़ी खरीदी है ये सेकेंड हैंड है, ये मोबाइल फोन जो है ये सेकेंड हैंड है, तो क्या ये जीडीपी में हमारे इंक्लूड होगा? जो भी यहाँ पर नहीं, सेकेंड हैंड है। हम फाइनल, जब वो फाइनल बनकर तैयार था, जब वो मार्केट में बिकने वाला था, तो उस समय जीडीपी एस्टिमेशन में हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। नाउ उसको हम रीसेल कर रहे हैं, सेकेंड टाइम हम उसको सेल कर रहे हैं सेकेंड हैंड, तो वो जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो बता रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास में आपको बता रही हूं। तो जीडीपी इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, दोनों, बोथ गुड एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड, सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए हेल्थ चेकअप कराने, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, मेडिकल एड दिया, ठीक है, तो वो सर्विस भी इंक्लूड होगी। आप कहीं पे ब्यूटी पार्लर गए हो बाल वाल कटवाने, फेशियल कराने, ठीक है, तो वहां पर जो सर्विस आपको मिले वो भी। अर्बन क्लैब बुलाकर घर साफ करा रहे हो तो सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है, बोथ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, ये याद रखना, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमेशा याद रखिएगा डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो आपके पॉलिटिकल टेरिटरी से वाइडर होती है। मतलब मैंने आपको बताया ना, अगर कोई एम्बेसी भारत की दूसरे भी विदेश में है, ठीक है, लेकिन वो भारत की एम्बेसी है, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। क्लास, ये जो सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ना, ये मैंने सारे जो डाउट जब हम लोग जीडीपी पढ़ाते हैं बच्चों को होते हैं, सारे डाउट को पहले ही मैंने खुद बताया आपको क्या डाउट होता है और उसका आंसर भी बता दिया। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं, यहां पर कुछ प्रश्न देखते हैं। जीडीपी इज डिफाइंड एज, जीडीपी इज डिफाइंड एज, मैंने आपको बता दिया, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। लेकिन आप अगर और एग्जैक्ट पढ़ोगे तो विद इन अ कंट्री की जगह यहां पर करो विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि जब आप विद इन अ कंट्री बोलते हो ना तो बहुत से लोग आपको आपके नॉलेज को चेक करने के लिए बैठते हैं। अभी जैसे किसी को जाके बता देना, सर आज तो हम पढ़ के आए हैं, इतना इतना पढ़ के आए, तो बोलेगा जीडीपी मतलब बताओ, तो आपने बता दिया टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, ठीक है, भारत के अंदर। तो वो दूसरा क्वेश्चन यही पूछेगा, अच्छा बताओ जो फॉरेन है, भारत की एम्बेसी है, क्या वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको जीडीपी में जोड़ोगे कि नहीं? तुरंत आपको क्रॉस चेक करेगा वो, तो आप कहोगे जोड़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जहां पर भी हम कह रहे हैं, अगर भारत के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं तो भारत की जो सरकार है वो गवर्न कर रही है, ऐसे। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना फाइनल वर्ड भी बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीडीपी में शामिल किया जाता है? तो देखो, सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार, पुरानी कार की बिक्री जीडीपी में शामिल नहीं होगी। हम फाइनल गुड एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जब ये कार बनकर तैयार हुई होगी, पहली बार किसी ने इसको खरीदा होगा तो उसको जीडीपी में शामिल कर दिया गया रहा होगा। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन, ये भी नहीं शामिल होता है जीडीपी में, ठीक है, पेंशन की बात करें, ट्रांसफर पेमेंट है, नहीं शामिल होगा। सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, ये तो कभी भी शामिल नहीं होता है, ठीक है, सबसे कम वैल्यू तो हाउसवाइफ के ही काम को दी जाती है, ये सत्य है, ठीक है, इसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है 1-2-3% हो, ठीक है, जहां पर बहुत वो दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात है।
कि महिलाओं के कार्य की कोई भी कीमत नहीं होती है, खासकर गृहिणियों की। ये परम सत्य है। तो इसमें अब ये नहीं कि मैम आप एक लेडी हैं, आप ऐसे बात करी, आप ये बात करी, अरे आपको नहीं, ये बात है। मैंने कई महिलाओं से बात की और उनसे पूछा कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनाया जाए तो आप बनना चाहेंगी? ज़्यादातर महिलाओं से, आप अपनी दादी से ही पूछ लीजिएगा अगर आपको मेरी बात पे संदेह लगता है तो। पहले वो कहेंगी नहीं नहीं, भगवान ने तो सब हमको दिया, ईश्वर सब हमको दिया, हमको कभी किसी चीज़ की। लेकिन आप उनसे बस इतना प्रश्न पूछे कि आप क्या आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो वो भी पास में जाके कहेंगी हाँ, अगर आत्मनिर्भर बनना तो चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए एक माँ हमेशा अपनी बेटी को कहती है खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है, कभी किसी पर निर्भर मत रहो। तो वो उसको एक असली आशीर्वाद देती है। भले जब उसको ये आशीर्वाद दूसरी कैटेगरी की औरतों को देना हो तो चेंज हो जाए, लेकिन जिसको भी वो प्रेम करती है उसको यही आशीर्वाद देती है, आत्मनिर्भर बनो। और आप खुद सोचो, इसमें इतना मुझे पता नहीं लगता है कि क्यों आर्ग्यूमेंट वाली बात ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कभी भी महिलाएं निर्भर नहीं रही, आत्मनिर्भर रही। ठीक है, तो आत्मनिर्भर, तो यहाँ पर सर्विस ऑफ हाउसवाइफ को जीडीपी में नहीं इंक्लूड किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट डॉक्टर, हाँ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट डॉक्टर, इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो टर्म बताऊंगी मैं आपको, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट याद रखिएगा। जब भी हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हमको मार्केट में किस प्राइस पे मिल रहा है, एज अ कस्टमर जब मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रही हूं तो वो मुझे किस प्राइस पे मिल रहा है, उसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ध्यान देना। सपोज करिए एक मोबाइल फोन है, ठीक है, उस मोबाइल फोन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, वो कितना है, इसके बनने में जो लागत लग रही है एक मोबाइल फोन को, वो 10,000 है। मान के चलो 10K इस बनने में लागत लग रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 10,000 है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जो लग रहा है, जीएसटी वीएसटी, वो 2,000 है, 2K है। और सरकार ने सब्सिडी भी दी है कि अगर आप ये मोबाइल फोन यूज करेंगे तो हम आपको 1K की सब्सिडी दे देंगे, सपोज करो सब्सिडी। तो अब ध्यान दो इसी चीज को कि मोबाइल फोन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस मोबाइल फोन को बनाने में जो लागत लग रही है वो कितनी लग रही है, वो 10,000 की लागत लग रही है। ठीक है, 2,000 रुपए उसमें जीएसटी है, ठीक है, और 1,000 रुपए सरकार ने सब्सिडी दी है। तो अब अगर आप यहां पर मार्केट प्राइस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10,000 में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 2K। ठीक है, 2K मतलब 2,000 की हम बात कर रहे हैं, और कितनी सब्सिडी है, 1,000, तो 1,000 हम इसमें से माइनस करेंगे। तो मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 11K। हमको ये मोबाइल फोन जो है, यहां पर देखें, सब्सिडी को घटाकर और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो हमको मिलता है मार्केट प्राइस। तो 11,000 में ये मोबाइल फोन मुझे मिलेगा। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सब्सिडी को माइनस किया है और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा है, तो हमें मार्केट प्राइस मिल गया है। देखो, मार्केट प्राइस इंक्लूड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एंड इट एक्सक्लूड द सब्सिडी रिसीव्ड। ठीक है, तब हमें मार्केट प्राइस मिलता है। और अब हम नेशनल इनकम की जब भी बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो है अब कैलकुलेट होती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर ध्यान रखना, अरे सॉरी, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। पहले के समय पे फैक्टर कॉस्ट पर लिया जाता था, ये चीज जरूर ध्यान रखना क्लास, ठीक है। 2015 के पहले अगर हम देखते हैं तो जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता था। किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कितनी है, वो मैंने आपको बताया 10,000 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहले जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती थी तो वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती थी 2015 के पहले, ठीक है। लेकिन अब जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। यहां पर ये भी चीज याद रखिएगा। अब देखो, ये जो प्रश्न है क्या दिया गया है,
जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इक्वल्स टू, तो जब भी हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है मार्केट प्राइस में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं। अगर बहुत नहीं याद रहता है कि मैम ये कैसा फॉर्मूला आप मुझे बता रही हैं, एग्जाम में मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, तो बस ऐसे सोचना कि आप एक बहुत अच्छे ग्राहक हैं, ठीक है। आप 10,000 का मोबाइल लेने गए थे मार्केट से, सरकार ने कहा इसमें 2,000 की जीएसटी है और सरकार ने आपको 1,000 की सब्सिडी दे दी। मैंने आपसे पूछा बताइए भाई साहब आपको ये मोबाइल कितने का पड़ेगा, तो आप खुद बताएंगे मैम 10,000 का तो मोबाइल था, ठीक है, 2,000 तो सरकार हमसे जीएसटी ले रही है, लेकिन हाँ चलो 1,000 की सब्सिडी दे रही है, मतलब हमको 11,000 पे करना है। जिस प्राइस पे मैंने उस मोबाइल फोन को मार्केट से खरीदा एज अ कस्टमर वही मार्केट प्राइस होता है, और अब जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, लेकिन 2015 के पहले वो फैक्टर कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होती थी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स हमको देना है, सब्सिडी सरकार हमको छूट दे रही है, ठीक है, तो माइनस कर दो, तो यही। तो यहां पर देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी माइनस होगी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड होगा, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, बी आपका सही उत्तर है। तो यहां पर देखो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, जो लागत लग रही है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। भाई सब्सिडी तो सरकार हमको इसीलिए दे रही है ना, बल्ले बल्ले थोड़ा पैसा कम देना पड़े, और इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए ले रही है क्योंकि हमारे जेब से पैसा थोड़ा और चल। यहां पर देखो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का होता है, टर्शरी सेक्टर का। सी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम आजाद हुए तो हम कृषि प्रधान देश थे, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राथमिक क्षेत्र था, उसका योगदान हमारे जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा था, ठीक है। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि हम प्राइमरी से टर्शरी की तरफ मूव किए, हम प्राथमिक क्षेत्र से हम तृतीयक क्षेत्र की तरफ मूव किए, ठीक है। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई, ठीक है, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई। लेकिन अगर हम चाइना की बात करेंगे, चाइना की इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी से, कृषि प्रधान देश से वो बने मैन्युफैक्चरिंग हब। उन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट, मेड इन चाइना सारे देशों के मार्केट को कैप्चर कर लिया और अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। अब इसीलिए आज हम क्या कहते हैं, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, हम खुद प्रोडक्ट को, इंडिजिनस प्रोडक्ट को, स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सेकेंडरी सेक्टर पे अपने फोकस कर रही हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। चल देखो, क्लास जब भी पढ़ोगे इस तरीके से कि आपको पढ़ाई समझ में आने लगेगी रटने की जगह, तो आपको उसका फायदा मेंस में दिखेगा, इंटरव्यू में दिखेगा। हाँ, प्रीलिम्स हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, लेकिन जब आप मेंस में बैठोगे ना आंसर लिखने, और आंसर कभी प्रश्न ऐसा हो गया जिसमें कि क्रिटिकल एनालिसिस बोल दिया, क्रिटिकली एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है, आपको तब आपको अपने नॉलेज का यूज दिखेगा। तो इसीलिए कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है इकोनॉमी में, मैंने आपसे कहा मैं कुछ सब्जेक्ट्स के तो डाउट आपके क्लियर कर सकती हूँ, जैसे इकोनॉमी के डाउट्स मैं आपके क्लियर कर सकती हूँ। दूसरा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई भी टॉपिक में कितनी भी दिक्कत हो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्न हो तो वो मैं आपको करा सकती हूँ, ठीक है। तो दिक्कत होती हो तो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यहां पर है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। तो जब भी हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो यहां पर आपका होगा जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। चलो अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं जीडीपी और जीएनपी में आपका डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो इसको हम समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो बताने जा रही हूं, पहले इसको देख लो। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, हम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज ओनली, सेम है जैसे जीडीपी में हमने बात की। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम इनकम ऑफ ऑल नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे लिखो ऑल नॉर्मल रेजिडेंट। अगर हम जब जीडीपी की बात कर रहे थे तो यहां पर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस कर रही थी, टेरिटरी पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ध्यान से सुनना जो बताने जा रही हूँ। देखो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और भारत में ही, भारत की भूमि पे ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? हाँ, जीडीपी में इंक्लूड होगा, ठीक है। जीएनपी में इंक्लूड होगा? हाँ, जीएनपी में भी इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडिया में ही काम कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। भारत तो डोमेस्टिक टेरिटरी का में आएगा ना, ठीक है। आप भारत में विद इन अ कंट्री इंडिया, तो जीडीपी में इंक्लूड होगा। इंडियन सिटीजन की बात करें तो जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो दोनों में इंक्लूडेड है, ठीक है। इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया, अब यहां पर ध्यान दो, जब हम फॉरेन नेशनल्स की बात कर रहे हैं, हम इंडियन सिटीजन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेनर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होगा। जब भी हम जीएनपी की बात करते हैं, यहां पे डेफिनेशन में देखो, इनकम ऑफ ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, वेदर दे आर लिविंग इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, हो सकता है वो भारत में रह रहे हैं, हो सकता है यूएस में जॉब कर रहे हो, लेकिन है इंडियन सिटीजन, तो उनकी जो भी इनकम है वो आपके जीएनपी में इंक्लूड होगी अगर वो इंडियन सिटीजन है, नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया। अब अगर हम टेरिटरी के बेसिस पे चले, इंडिया की बात हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, मतलब विद इन इंडिया की बात हो रही है, तो ये जीडीपी में इंक्लूड होगा। जीडीपी में ये मैटर नहीं करेगा कि वो फॉरेनर है कि वो इंडियन है, यहाँ पे खाली एक ही क्राइटेरिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा क्योंकि हम इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि भले इंडिया में की हम बात करें, इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेनर्स हैं, इंडियन रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, इसी वजह से जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। अब देखो, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड द इंडिया। सपोज करो आपकी ऐश्वर्या मैम ने एक स्वदेशी शॉप ले जाकर यूएसए में लगा दी है, ठीक है, यूएसए में, तो मेरी शॉप यूएसए में लगी है, लेकिन मैं टैक्स वैक्स किसको दूंगी? भारत सरकार को थोड़ी दूंगी, यूएस की भूमि में मैंने लगाया है, तो वहां की सरकार को मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो भले मैं इंडियन हूं, लेकिन मैंने यूएस में अगर मैंने जॉब की है या अपनी शॉप लगाई है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपका जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि यूएस में जाकर, एम्बेसी इज डिफरेंट थिंग, एम्बेसी में सरकार का कंट्रोल होता है, इसमें मत कंफ्यूज होना, मेरी दुकान को एम्बेसी से मत को रिलेट कर लेना। मैम आपने तो कहा था यूएस में इंडियन एम्बेसी है, तो वहां पे जो भी हो रहा होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो जीडीपी का हिस्सा होगा, लेकिन अब आप कह रही कि आपने अपनी दुकान लगा दी यूएस में, तो वो नहीं इंक्लूड। अरे भाई, मेरी दुकान पे, वो मेरी प्राइवेट है, ठीक है, उस पर कोई सरकार और कार का वो नहीं है, गवर्न नहीं करी, लेकिन एम्बेसी जो है वो जिस सरकार के, जिस कंट्री का, उसकी गवर्नमेंट का वहां पे रूल होता है। इस वजह से एम्बेसी में जो भी चीज हो रही रहती है वो जीडीपी का हिस्सा होती है, ठीक है, वहां पे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर यूएस में है तो वो मेरे यहाँ पे जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। हाँ, जीएनपी का हिस्सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भले यूएस में शॉप है, लेकिन मेरे द्वारा, एक इंडियन सिटीजन द्वारा उसको खोली गई है। तो नॉर्मल रेजिडेंट, जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऐसे समझो तो सिटीजनशिप मैटर करता है, ठीक है, कि जो भी है वो कहाँ का रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं।
लेकिन हम जीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ पे टेरिटरी मैटर करती है, ये याद रखिएगा, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थर्ड देखो, इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन नेशनल आउटसाइड द इंडिया। कोई फॉरेनर है, वो बाहर जाके कितनी भी दुकानें खोल ले, कितना भी बिजनेस एक्सपैंड कर ले, हमें क्या मैटर, वो तो भारत में है ही नहीं, और दूसरा वो फॉरेनर है, तो दोनों में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। जीडीपी में इसलिए नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि वो फॉरेन टेरिटरी में खुला हुआ है, और जीएनपी में इसलिए नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि वो फॉरेन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है ही नहीं। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो यहाँ पर जल्दी से क्लास, जो आज की क्लास है ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, प्लीज मुझे बता देना, जहां पर नहीं भी समझ में आती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। अब एग्जाम्पल समझो कि कोई इंडियन सिटीजन है, वो भारत में ही काम करता है और उसकी सैलरी 1000 रुपए है, ठीक है। दूसरा, एक फॉरेन नेशनल है, कोई फॉरेनर है, वो भारत में काम करता है और उसकी सैलरी 600 है। कोई फॉरेनर विदेशी आकर भारत में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 600 है। अब इनकम अर्न्ड बाय इंडियन नेशनल, मैं विदेश में जाकर काम करी, यूएस में जाकर काम करी हूं और मेरी सैलरी 200 है, ठीक है, समझ में आया। पहले में बोला गया है कोई इंडियन सिटीजन है, वो भारत में ही कार्य कर रहा है और उसकी सैलरी 600 है। दूसरे में बोला गया है कोई फॉरेनर है, विदेशी है, वो भारत में आके कार्य कर रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी 600 है। और तीसरे में बोला गया कोई भारत नागरिक है, वो बाहर जाके विदेश में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 200 है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जीडीपी कैलकुलेट करिए, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेंगे, उन्हीं फाइनल गुड एंड सर्विसेज को लेंगे जो कि प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो भारत में काम करा, इंडियन सिटीजन भारत में काम करा, आप इसको लेंगे 1000 रुपए, ठीक है। फॉरेन नेशनल है लेकिन वो भारत में काम करा इन इंडिया, तो आप इसको भी लेंगे 600 रुपए। तीसरा है कोई इंडियन नेशनल है, भारत का नागरिक है, लेकिन वो भारत के बाहर विदेश में काम कर रहा है, तो उसको आप जीडीपी में नहीं लेंगे, तो जीडीपी कितना हो जाएगी, 1600 हो जाएगी इस केस में, ठीक है। जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, यहां पर क्या मैटर करता है, यहां पे नागरिकता, सिटीजनशिप की हम बात करें, हम रेजिडेंस की बात करें, ऐसे समझो। तो भारत का नागरिक है, भारत में काम कर रहा है, आप 1000 रुपए लेंगे, ठीक है। विदेशी नागरिक है, कोई फॉरेनर है, वो भारत में काम कर रहा है, तो वो फॉरेनर है, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। भारत का नागरिक है, भारत के बाहर कार्य कर रहा है, विदेश में कार्य कर रहा है, आप इसको लेंगे तो 200। तो यहाँ पे जीएनपी कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि जीएनपी जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो भारत में कार्य कर रहा हो, चाहे विदेश में कार्य कर रहा हो। और जीडीपी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस किया जाता है, हर वो जगह जहाँ पर भारत सरकार का रूल एंड रेगुलेशन हो, ठीक है, वहां पर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे उनको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चल आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब एक चीज इस वाले प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ये जो प्रश्न है वो गलत भी लगेगा, क्योंकि ये इतना एप्रोप्रिएट प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, यहां पर हम ग्रॉस की नहीं नेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेट की। अब समझना, ठीक है, इसको आप अगर ऐसा पेपर में कभी प्रश्न बने तो आप बी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा वो भी सुन लो। कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है जीडीपी की जगह, यहां पे देखो मैं लिखने जा रही हूं, जीडीपी की जगह आपको लिखा हुआ मिलता है एनडीपी, ठीक है, और जीएनपी की जगह आपको लिखा हुआ मिलता है एनएनपी। यहां पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ग्रॉस जो होता है ना, ग्रॉस को हम रिप्लेस करते हैं नेट से, ठीक है। यहाँ पर ग्रॉस की जगह हमने कौन सा टर्म यूज किया है, नेट। और नेट हमको कब मिलता है, नेट हमको तब मिलता है जब हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब हमें नेट मिलता है। अब देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमने एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया होगा, ध्यान दीजिएगा,
हमने एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया होगा, तब हमें एनएनपी मिलेगा। ठीक है, और एनएनपी का यूज जो किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट आपका जो सही उत्तर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा इस प्रश्न को अगर परीक्षा में इस तरीके से पूछे तो आप थोड़ा सा लगा सकते हैं बी और डी में से आंसर, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एनएनपी की बात करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का प्रयोग हम करते हैं टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम। मोस्ट एप्रोप्रिएट ये होता है, और नेट तब मिलता है जब ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब दिमाग में आएगा कि मैम ये डेप्रिसिएशन क्या है, जीएनपी तो समझ में आ गया, अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या। अब खुद समझो क्लास कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ही खरीदा, आपने एक इंडस्ट्री लगा दी, उस इंडस्ट्री में आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, या सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार कर दिया बड़ा सा, हाँ, लेकिन समय के साथ इनकी जो वैल्यू है वो घट भी सकती है, क्योंकि डेप्रिशिएट करेंगी। मशीन जो है वो आपकी धीमे धीमे खराब होगी, उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी टूटने लगेगा, थोड़ा खराब होने लगेगा, रोड खराब होने लगेगी। तो हर जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो समय के साथ डेप्रिशिएट करती है थोड़ा सा। ठीक है, उसी डेप्रिशिएशन को जब हम ग्रॉस में से माइनस करते हैं तो हमें नेट मिलता है। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है क्लास, तो यहां पर आपका फर्स्ट जो है वो सही उत्तर है। अब यहां पर देखो, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में से, देखो जीएनपी में से, सॉरी सकल घरेलू नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटाते हैं। मैंने आपको अभी बताया जब भी हम जीएनपी में से, ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट। तो यहाँ पे जीएनपी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनएनपी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो एनएनपी इक्वल्स टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी क्लास। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर और प्रश्नों को देखते हैं। देखो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए स्वाभाविक है कि जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू, ये सब नहीं समझ में आता है। लेकिन टेस्ट में मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आने वाले क्लास में आपका डाउट देख लूंगी और उसको क्लियर कर दूंगी। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जैसे जैसे नोट कराती हुई चलती हूँ उसको नोट करते हुए चलिए। आप खुद फील करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। ठीक है, जहाँ पर समझने की आवश्यकता है वो सारे कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आने लगेंगे। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। यहाँ देखो, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय सचिवालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है क्लास। चलो अभी यहाँ पे जो और स्टेटमेंट दिए हैं उसको मैं आपको बता दूंगी आगे जब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको प्रश्नों के माध्यम से बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, या इन पॉइंट को एक बार मैं आपको रिवाइज करा ही देती हूँ। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए सबसे पहली बार प्रावधान किस एक्ट में दिया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर इस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए साल 1926 में केंद्रीय
लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। किस एक्ट के तहत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत, ये याद रखिएगा। फिर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यह अधिनियम तत्कालीन भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है तो आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है वो सेक्रेटरी है, ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड है वो वाइसरॉय है भारत का, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत ही जो डायरकी थी पहली बार उसे कहाँ पे लगाया गया था? प्रोविंस में लगाया गया था। यहाँ पर देखो, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, और इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। ये भी दोनों चीज याद रखिएगा। हो सकता है कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि किस एक्ट के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत 1919, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत ही प्रांतों में द्वैत शासन लगाने की बात कही गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और प्रश्नों को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे डिस्कस करते हुए चलूंगी, रिवाइज कराते हुए। यहाँ पर देखो, संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। यहाँ पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं की गई है। हिंट मैंने दे दिया है आपको। यहाँ पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रपति इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संरचना, कार्यकाल, सेवा की शर्तों और निष्कासन का फैसला करता है। यहाँ पर आपको बताना है एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न कराइए, तो देखिए ये एजर्शन रीजन पे बेस्ड प्रश्न है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है कंपोजिशन, टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विस और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ दिस कमीशन। ठीक है, ये सारा जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, वो एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत में 2 या अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात करते हैं तो संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, जब 2 स्टेट्स में एक साथ कोई सर्विस कमीशन का गठन कराना होता है तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जेपीएससी का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा कराया जाता है, इसीलिए इसे एक वैधानिक निकाय कहा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहा गया, हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेपीएससी की ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कैसे होती है? जब संबंधित राज्य की विधानसभाएं जेपीएससी की स्थापना का अनुरोध करती हैं, राष्ट्रपति जेपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब जेपीएससी का काम क्या होता है? तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्यपाल रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं और जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये कुछ जिम्मेदारियां लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यही याद रखिएगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो वो एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। लेकिन संवैधानिक निकाय ना होने पर भी यहाँ पर जो भी चीजें हैं, इनकी संरचना, कार्यकाल, ठीक है, सेवा की शर्तें, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर है? तो एग्जाम में यही छोटे छोटे पॉइंट्स में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चलो और प्रश्न देखो यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है कि सिविल सेवा के लिए, ठीक है,
पहली बार ओपन कंपटीशन, ठीक है, कराने का जो प्रपोजल था वो किस एक्ट में रखा गया था? ध्यान से सुनिए। सिविल सेवाओं के चयन हेतु तो खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बोला गया था कि जो प्रतियोगिता है ये खुली चयन प्रतियोगिता होना चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, ताकि सब लोग अपीयर हो सके। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के लिए परीक्षा खुली हो, सबके लिए ओपन कंपटीशन होना चाहिए। सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए, प्रॉपर कंपटीशन होना चाहिए और उसके आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की। इसको रिकमेंड किसने किया था? तो मैकाले की अध्यक्षता में जो कमिटी थी उन्होंने इसको रिकमेंड किया था 1854 में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहली बार रिकमेंड कब किया गया था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, प्रॉपर एग्जाम होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए जिसमें लोग मतलब अपीयर हो, सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया था। 1854 में मैकाले कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि जो नियुक्ति है वो प्रतियोगिता के तहत होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की। अब देखो, भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहां आयोजित की गई थी? तो अगर पूछा जाएगा पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आपकी कराई गई थी, तो 1855 में, और कहां हुई थी? लंदन में। पहले लंदन में हुई है, बाद में भारत में शुरू होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहां आयोजित की गई थी? तो 1855 में, लंदन में, 1855, ठीक है, याद रखिएगा। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 30 वर्ष का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? कि अगर आपको सिविल सेवा की परीक्षा में अपीयर होना है तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 होनी चाहिए। इसको आपका कब लागू किया गया था? तो 1892 में। लिख लीजिएगा क्लास, सारे ही जो ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 1864 में सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनका कि आपका सिलेक्शन हुआ था सिविल सेवा में? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिलेक्शन 1864 में हुआ था। तो ये सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। अगला देखते हैं, एसेचन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एसेचन कमेटी जो थी वो सिविल सेवा से रिलेटेड थी। सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा स्थान के निर्धारण से रिलेटेड ये कमेटी थी, पूछा गया है। एसेचन कमेटी, याद रखिएगा, तो सिविल सेवा परीक्षा से रिलेटेड थी। एसेचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1886 में हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है और 1886 में एसेचन आयोग का गठन हुआ है, ठीक है, क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एसेचन आयोग के गठन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो 1886 के समय की बात कर रहे हैं। 1885 में आईएनसी का गठन हुआ है। आईएनसी के गठन के समय कौन वाइसरॉय था बताओ? लॉर्ड डफरिन था। तो एसेचन कमेटी के समय कौन वाइसरॉय रहेगा? डफरिन है, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और एसेचन कमेटी किससे रिलेटेड थी? तो ये सिविल सेवा परीक्षा से रिलेटेड थी, इतना याद रखिएगा। सिविल सेवा के लिए एक साथ भारत तथा इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता परीक्षा कराने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो एलिंगटन कमेटी द्वारा ये सजेशन दिया गया था, ठीक है, एलिंगटन आयोग द्वारा, ठीक है, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, एस्लिंगटन ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, एस्लिंगटन, 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 ठीक है। फिर भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की बात यहां पर की गई है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो मैंने आपको बताया 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। लंदन और इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा पहली बार किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो 1922 में, ये भी याद रखिएगा। 1919 के भारत
शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में। मैंने आपको बताया था ना 1919 में प्रपोजल दिया गया था, 1926 में गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात यहाँ पर की गई है। और पहली बार परीक्षा एक साथ लंदन और भारत में कब कराई गई थी? तो वो 1922 में। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलो यहाँ पर देखो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किस आयोग के रिकमेंडेशन पे की गई थी? तो ली कमिटी, याद रखिएगा, ली कमीशन के। प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉस वॉकर को। 1926 में ये प्रथम लोक सेवा आयोग के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? 1926 में। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे? ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहली बार कब बोला गया था? लोक सेवा आयोग के गठन की बात कब की गई थी? किस एक्ट में? तो 1919 के, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, यहाँ पर आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो 309 में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यूनियन और स्टेट सर्विसेज की बात की गई है। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर ये चीज तो क्लियर होगी। हमने जब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है तो वहां पर भी राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अब देखो, अखिल भारतीय सेवाओं की, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए, 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किया गया है। अगर हम अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस और भारतीय वन सेवा। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इंक्लूडेड होती है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा संबंधित, यहाँ पर ध्यान दीजिए, संबंधित है केंद्रीय सेवाओं से। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो 315 में है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें है? ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो 312 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, भारतीय वन सेवा कब गठित हुई थी? तो 1966 में, 1966 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत किस वर्ष में आपका गठित किया गया था? तो 1951 में। क्लास, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं, ये आप मानते होंगे। ठीक है, बहुत से पॉइंट्स जो मुझे नहीं याद होते वो इन वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या प्रश्न पूछेगा? यही सब तो प्रश्न पूछेगा। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको तो जरूर पढ़ लिया करिए। तो यहाँ पर ध्यान दो, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की घोषणा की जाती कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, यहाँ पर हमेशा पता रखिएगा कि जब हम पावर की बात करते हैं तो किस एरिया में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है? तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा के सृजन की घोषणा करना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा करने पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा कौन घोषणा कर रहा है? राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। ये चीज याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपबंध किसमें दिया गया है? तो 316 में, 16 में, 300। किस अनुच्छेद में लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान प्रक्रिया दिया गया है? तो 317 में। ठीक है, चलो इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर आपको एक तरफ पार्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्रोविजंस दिए गए हैं, आपको बताना है। तो पार्ट 5, 8, 15, 17। तो जब हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। A का 2 हो जाएगा, A का 2 दो जगह दिया गया है। ठीक है, जब हम
बी की बात करते हैं तो बी का फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र की बात हम 8वें में करते हैं, ठीक है। 17 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है। डी का आपका हो जाएगा 3, डी का 3, यहाँ पर देखो डी का 3 ये दिया गया है। और पार्ट 15 में हम इलेक्शन की बात करते हैं। सी का 4th उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को देखो, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन संविधान के भाग 4A में किया गया है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बोला गया है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात यहाँ पर की गई है। मैंने इसके पहले भी आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ाया है, थोड़ा सा फिर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज है उनको इंक्लूड किया जाता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा कि 6th शेड्यूल में किन किन राज्यों की बात की गई है। मैंने आपको ट्रिक बताया है, नो मनी इन ATM, ठीक है, नो मनी इन ATM। तो मतलब जब भी हम 6th शेड्यूल की बात करेंगे तो हमको बस ATM याद रखना है, जहां पर A मतलब क्या है? असम है, ठीक है। T मतलब क्या है? त्रिपुरा है, ठीक है। M मतलब क्या है? मिजोरम है, ठीक है, और मेघालय है, लेकिन मणिपुर नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर है, नो मनी इन ATM। नो मनी मतलब मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है ATM में, ठीक है। A से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। इनके बारे में 6th शेड्यूल में बोला गया है, ठीक है। और जो 6th शेड्यूल में है वही आपके 5th शेड्यूल में नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आंध्र है, तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, राजस्थान। नोट एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, क्योंकि इनकी बात कहां पर की गई? स्पेशल प्रोविजन इनसे रिलेटेड 6th शेड्यूल में दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका क्या प्रश्न पूछा गया था? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि जब हम भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में तो आपका DPSP दिया गया है। भाग 4A की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 4th A की जब हम बात करते हैं तो हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। 4th में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। क्लियर? चलो यहाँ पर 1-2 पॉइंट DPSP से रिलेटेड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड और याद रखिएगा। जब भाग 4 की हम बात करते हैं तो भाग 4 में संविधान संशोधन भी हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कई नए आपके DPSP को जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से। जैसे जब हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करते हैं तो इसके तहत अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं? 39A, ठीक है, फिर 4(8) यहाँ पर, ठीक है, और फिर 4(3), ये याद रखिएगा, 4(8)(4)(3), ठीक है, 3(9)4(8)(4)(3), ऐसे याद रख सकते हो। ए तो है, इन्हें जोड़ा गया है किसके तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 39A की बात करेंगे तो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, फ्री लीगल एडवाइस की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है, फ्री लीगल एडवाइस की। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर की गई है 48A में। तो
39A, 43A और 48A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसमें जोड़ा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर हम देखें तो यहां पर आपको पता है कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार था ना, मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड चेंजेस DPSP में भी किए गए थे। इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधा एवं अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये जोड़ा गया, ठीक है। जो यहाँ पर हम देखते हैं इनकम इनइक्वालिटी है, उसको कम करने की बात यहाँ पर की गई थी। ये भी याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रही हूँ आपको। इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 44th का, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है हमारा, ठीक है, इसको सम्मिलित किया गया था फंडामेंटल राइट में। और DPSP में भी जो चेंज किया गया उसको देख लो। 86 संविधान संशोधन अधिनियम, इसने अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया था। अब आपको पता है यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा जो है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, जो कि किस आर्टिकल में है? 21A में है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है क्लास। अच्छा, एक और ध्यान दीजिएगा कि एक और नया DPSP जोड़ा गया था 43B। 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी समिति से रिलेटेड है, सहकारी समिति के गठन से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर। 43A encourage workers to participate in the management of industry। 48A protect and improve the environment, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, किसने कहा था निर्देश तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए? ये डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बोला गया था, ठीक है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था? तो पूछा जाता है किसने कहा था मूल आत्मा संविधान की DPSP को? तो ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा इसे बोला गया था। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो 36वें, आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? ठीक है, तो ये 37 में बोला गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहां-कहां पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, ठीक है, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। ठीक है क्लास, चल इस प्रश्न को देखने के पहले दो तीन वन लाइनर क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं, फिर नए प्रश्न को देखेंगे। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे आय की बात की गई है, तो इसका हमें 39A में मिलता है जानकारी। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है? यहां पर याद रखिएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किसका भाग, ये किसका पार्ट है? ये DPSP का पार्ट है और अनुच्छेद 39 घ में इसका प्रोविजन है। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण पर आपका आधारित है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे ही। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात यहाँ पर की गई है। फ्री एंड लीगल एड की बात यहाँ पर की गई है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 39A में, अभी मैंने आपको बताया है। संविधान का अनुच्छेद 39 किस वर्ग के संबंध में दिया गया है? बालकों के कल्याण के लिए। ग्राम पंचायत के संगठन की बात, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विलेज पंचायत की फॉर्मेशन की बात किस DPSP में की गई है? तो आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा।
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है 41 आर्टिकल में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मैटरनिटी लीव की यहाँ पर बात की गई है। मैटरनिटी लीव से रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 42 में, याद रखिएगा। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ की बात 42 आर्टिकल में की गई है। चलो, मनरेगा की अगर हम बात करें तो ये किस आपके आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 43 से, ये भी याद रखिएगा। 43B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, सहकारी समिति की, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो, इतनी चीजें अभी बस रिवाइज कराऊंगी, ये जो फैक्ट है वो आगे रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द स्टेट? तो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड रिजर्वेशन जो है वो किस स्टेट में नहीं दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, 83rd संविधान संशोधन की 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर आर्टिकल भी याद रखिएगा, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो रिजर्वेशन पंचायतों में दिया गया था अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रश्न को देख लो, यहाँ पर क्या पूछा गया है? By which constitutional amendment the number of central minister has been limited to 15% of the total number of members of लोक सभा? संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर ही सीमित कर दी गई थी? तो ये अमेंडमेंट किया गया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इससे ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स नहीं होंगे, खाली 15% जो आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसी के बराबर हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। चलो इसको बताओ, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो हमारे मौलिक संविधान में नहीं दी गई थी, उससे बाद में संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में जोड़ा गया था, और किस उसमें 51A आर्टिकल में। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। इस प्रश्न को देख लो, यहां पर क्या दिया गया है प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करते हैं तो संविधान के जो दोनों हाउसेस हैं वहां पर विद स्पेशल मेजॉरिटी वो बिल पास होना चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें, संविधान संशोधन बिल की, एकदम सही है। और संविधान संशोधन बिल में कहीं पर भी ज्वाइंट सेटिंग की बात नहीं की गई है, ज्वाइंट सेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हियर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस, ये भी सही है। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस है उसे सुप्रीम कोर्ट में सुनना है तो 5 मिनिमम जजेस होने ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब हम बात करते हैं तो वो इंक्लूडेड है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है, जाकिर हुसैन नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हमें नाम याद रहना चाहिए। टीचर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड इन ईयर 1962 ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न को देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो संविधान संशोधन 61st, ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो वोटिंग एज थी उससे
21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलो क्लास आज के लिए अब इतने ही प्रश्नों को हम देखेंगे। ये जो कुछ प्रश्न आपके बचे हुए हैं ना, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कवर कर लूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेक्चर को बहुत लंबा भी खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग पार्टी वाले मूड में हैं, नए साल के मूड में हैं, तो लेक्चर देखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। और ये जो प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को मैं इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको फिर एक चीज़ बोलूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है कि एक प्रश्न के माध्यम से मैं मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करा दूँ, और इन क्लासेस में हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करें जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बार बार चीज़ों को मैं रिवाइज कराऊँ। आज के लेक्चर में जो हमने पॉइंट्स रिवाइज किए हैं वो आपके पॉलिटी से रिलेटेड थे, और थोड़ा सा हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स के तहत ही मैं जान पाती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहीं पे भी दिक्कत हो बताइएगा ज़रूर क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी मैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूँगी नए प्रश्नों के साथ, और फिर मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ये नया साल आपके जीवन में खूब ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, उपलब्धियाँ लेकर आए। लेकिन हमेशा अपना कार्य करिए, पुट योर 100%, और ईश्वर पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने शुभ चिंतकों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। अपने माता पिता के बारे में सोचिए, सब बहुत अच्छा होगा। बस यही अंत में कहूँगी। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।